नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। दोस्तों, आज का हमारा जो बिंदु है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इस बिंदु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बिंदु में हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया गया है और उस पार्ट ए में हमने इस जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा और उसके जो संप्रत्यय दिए गए थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से हमने चर्चा कर ली गई है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम जीन पियाजे द्वारा दी गई उन 4 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल एज इट इज उन्होंने जो स्टेज बताई गई हैं उन स्टेजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक तरीके से अध्ययन करेंगे। आपको समझते हुए चलना है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हैं आपको हम इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और सही तरीके से समझना। आप नोट्स बनाना चाहते हो, बिल्कुल एडिटेड नोट्स बना सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से विषय वस्तु आपके सामने लेकर आया हूं और आप चाहते हो कि ऐसी विषय वस्तु कंटेंट हमारे लिए मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम आपके पास वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना कि बहुत ही शानदार तरीके से ये कंटेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पार्ट 1 को देख लेना। उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से उसकी अवधारणा और उसके संप्रत्ययों के बारे में पढ़ा है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे द्वारा दी गई उन 4 अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने अपने इस विकास के सिद्धांत में एक बालक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली आती है एक संवेदीकामक अवस्था, जिसका कार्यकाल जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। दूसरी की बात करें तो दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था की बात करें तो वो आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट और अंतिम स्टेज है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक प्राय मानी जाती है। चलिए साथियों, देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से इनको वर्णित किया। हम बहुत ही शानदार तरीके से इनको देखने वाले। इन्होंने जो पहली अवस्था दी थी वो थी संवेदीकामक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, कौन सी अवस्था थी? संवेदीकामक अवस्था, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष तक माना जाता है। इंग्लिश में से सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। चलिए बिंदु को देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला बिंदु आता है हमारे पास कि यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है साथियों। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की ये प्रथम अवस्था है जिसमें बालक के गत्यात्मक विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। कौन से विकास की गति? गत्यात्मक विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। अतः बालक के लुढ़कना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, दौड़ना, बोलना आदि सीख जाता है। साथियों, संवेदीकामक अवस्था की जो पहला बिंदु हमने पढ़ा उसमें क्या है कि बालक के गत्यात्मक विकास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। अतः बालक दौड़ना, लुढ़कना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, दौड़ना, बोलना आदि सीख जाता है। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़े। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा, बालक जन्म से ही प्रतिवर्ती क्रिया करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, बालक के जन्म से ही प्रतिवर्ती क्रिया करने लग जाता है और अपनी संवेदनाओं को भी प्रकट करने लग जाता है। जैसे किसी को चूसना, अपने अंगूठे वगैरह को चूसना, लार टपकाना, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालना, ये एक बालक अपनी फर्स्ट स्टेज में करता है। ऐसा जीन पियाजे ने बताया है। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट बिंदु आता है कि इस अवस्था में बालक बहुत ही अधिक संवेदी होता है और संवेदनाओं को भी प्रकट करता है। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपनी संवेदनाओं को भी प्रकट करने लग जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के अपने मुंह से आवाज़ निकालता है, रोने लगता है, कभी कभी क्रोध भी करने लग जाता है। तो ये क्या है? अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने लग जाता है। इससे शिशु की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके माध्यम से वह ज्ञान भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट बढ़े साथियों। इसमें जब
बालक पहली स्टेज में आता है तो वह नकल करने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ जाती है, अर्थात वह अनुकरण विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है। इस अवस्था के अंत तक बालक अपनी समस्याओं का स्वयं खोजने लग जाता है। अपनी जो समस्या हैं उनको स्वयं खोजने लग जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बालक होता है और उस बालक का एक जो खिलौना होता है वो बेड पर पड़ा हुआ रहता है, बेड या पलंग जो भी होता है, और उस पलंग पर कोई चादर रखी होती है, तो वो चादर पर वो खिलौना पड़ता है तो वह अपने उस चादर को अपनी तरफ खींच करके उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो स्वयं अपनी समस्याओं को हल खोजने लग जाता है। जैसे इस उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि ऊंची पलंग पर रखे गए खिलौने को वह चादर खींचकर प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस अवस्था में उसे वस्तु तैदर्य का बोध भी हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों। प्रश्न आता है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु तैदर्य का बोध उसकी कौन सी अवस्था के अंतर्गत आ जाता है? तो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? पेशीय गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। एक और बिंदु की ओर बढ़े साथियों, तो इसमें कहा जाता है कि उस स्कीमेटा अर्थात ज्ञान की संरचना का निर्माण इसी अवस्था में होता है और वह अपनी समस्या का हल कर लेता है। दोस्तों, अगर हम स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या है? बालक के मस्तिष्क में ज्ञान की जो संरचना का निर्माण होता है ना, वही स्कीमा होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर पूछा जाता है और सीटेट में तो ये बहुत ही शानदार तरीके से पूछ लिया जाता है। दोस्तों, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। शायद ही ऐसी कोई परीक्षा होगी जिसमें 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे ना जाए। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। अर्थात बालक की वे सभी क्रियाएं जो उसके मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं स्कीमा कहलाती हैं। इस अवस्था में बालक को वस्तु स्थायित्व का बोध भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु स्थायित्व का बोध किस अवस्था में हो जाता है? पेशीय गामक अवस्था में हो जाता है। अर्थात उसे ये ज्ञात हो जाता है कि जो वस्तुएं दिख नहीं रही हैं वे अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं और मानी जाती हैं। कितनी उप अवस्थाएं मानी जाती हैं? 6। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये 6 अवस्थाएं आपको हर जगह नहीं मिलने वाली हैं और इन अवस्थाओं में से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी जो 6 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं। एक तरफ उप अवस्थाओं को ले लेते हैं, दूसरी तरफ उम्र सीमा है और तीसरी तरफ इसकी विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अवस्था आती है प्रतिवर्ती अवस्था, और इस अवस्था का जो जीवन उम्र सीमा होती है वो जन्म से 1 माह तक होती है। इसमें बालक क्या करता है कि चूसना, लार टपकाना, मुंह से आवाजें निकालना, इस प्रकार की क्रियाएं हैं ये करने लग जाता है। कौन सी उप अवस्था में? प्रतिवर्ती उप अवस्था में। दूसरी उप अवस्था आती है दोस्तों वृत्तीय अवस्था, जो कि 1 से 4 माह तक चलती है। इसमें क्या होता है कि बालक हाथ मुख का संबंध, मुस्कुराना, आनंद प्रिय कार्यों को दोहराना आदि क्रियाएं करने लग जाता है। तीसरी है गौड़ वृत्त्यात्मक अवस्था, जो 4 से 8 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है कि भैया हाथ में आंखों का संबंध करने लग जाता है। एक बालक अपने हाथों को अपनी आंखों पे, मुंह पे लाता है, तो ये कौन सी अवस्था है? गौण वृत्तीय अवस्था कहलाती है। और इसमें इस अवस्था में बालक पलटना बैठना भी सीख जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथी आती है प्रतिक्रियात्मक अवस्था, जिसे सहज क्रिया भी हम बोलते हैं। इसके जो उम्र सीमा 8 से 12 महीने की होती है। जब एक बालक 8 से 12 महीने का हो जाता है तो वह प्रत्येक प्रतिक्रिया के कोई ना कोई क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है और वह खड़ा होना भी सीख जाता है। 5वीं अवस्था आती है तृतीय वृत्तीय अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक प्रयास एवं त्रुटि से सीखना एवं स्कीमा का निर्माण करना और चलना आदि सीख लेता है। छठी और लास्ट उप अवस्था आती है मानसिक चिंतन की अवस्था, जो 18 से 24 माह तक चलती है, अर्थात 2 वर्ष तक, जो समस्या का समाधान इसके अंतर्गत बालक कर लेता है। तो दोस्तों, ये 6 उप अवस्थाएं थी इसकी। इसके साथ ही हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है।
साथियों नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसका जो उम्र सीमा है वो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। चलिए इसके पॉइंटों को देख लेते हैं कि यह पहली बात तो ये कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें बालक में अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अनुकरण विधि से कौन सी अवस्था में सीखता है? सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है, लेकिन उसमें उसकी जो अनुकरणों में परिपक्वता कौन सी में आ जाती है? तो वो आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट बिंदु की ओर बात करें तो इसमें बालक में सजीववाद अर्थात जीववाद की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है कि जो बालक संसार की प्रत्येक वस्तु होता है उसको जीवित समझता है और सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर नहीं कर पाता। जैसे एक कुर्सी होती है, मेज होती है, अपने खिलौने होते हैं, बिस्कुट होता है, अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको वह सब जीवित समझता है और वह उनसे बातें भी करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा, एक बालिका होती है अपनी गुड़िया को लाती है और उससे बातें करती हुई खेलती है, तो ये क्या उसमें जीववाद की भावना पाई जाती है। अर्थात वो ये नहीं समझता कि ये निर्जीव है या सजीव है, या सजीव है या निर्जीव, उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता। तो ये कहा जीववाद की भावना होती है। और ये जीववाद की भावना आपको ध्यान में रखनी है कि जीववाद की भावना कौन सी अवस्था में आती है? तो ये आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें क्या होता है कि एक बालक अनुपातों में सही अंतर भी नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए एक बालक के सामने इतनी सारी रुई रख दी और एक इतना छोटा सा कंकड़ रख दिया, तो अब बताइए, तो उससे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे वजन में भारी कौन है? तो वह किसको बताएगा? रुई को, क्योंकि वह उसके अनुपात को सही तरीके से नहीं समझ पाता, जबकि वजन किस में ज़्यादा रहेगा? कंकड़ में। तो ये क्या है? मतलब कि वो इसमें सही अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट बिंदु है, इस अवस्था में एक बालक में संचय करने अर्थात संग्रह करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरीका है। कैसे कि समझिए, आपने अपने आसपास के बालकों को देखा होगा, वह कोई भी डिब्बा होता है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनको अपने आप में एकत्रित करता है और उनको रख लेता है और उनसे वह खेलता है। तो ये क्या है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अतः बालक होता है वो वस्तुओं का संग्रह करने का आरंभ कर देता है। नेक्स्ट बिंदु है कि इस अवस्था में बालक में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, अतः इसे वैचारिक उदय की अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि वैचारिक उदय की अवस्था किसे कहा जाता है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। लेकिन एक पॉइंट और आपको याद में रखना है कि जो वैचारिक क्रिया की अवस्था है, वैचारिक क्रिया की अवस्था किसको कहा जाएगा? तो दोस्तों वैचारिक क्रिया की अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाएगा, क्योंकि इसमें तो विचार उत्पन्न होते हैं, जबकि जैसे जैसे वो अपनी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वह अपने विचारों पर क्रिया प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, इसमें एम केंद्रिता का गुण आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस अवस्था में एक बालक में एम केंद्रिता का गुण आ जाता है और बालक ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास जो भी है वो सब जीवित, जैसे सूरज चंद्रमा मेरे साथ साथ चलते। जी हाँ दोस्तों, जब एक बालक चलता है तो वह अपने सूर्य चंद्रमा को देखता है तो वो ऐसा अनुभव प्रतीत करता है कि वो मेरे साथ ही चल रहा है, अर्थात वो एम केंद्रिता की भावना उसके अंतर्गत आ जाती है। आगे चलें, जैसे सारे खिलौने सिर्फ मुझसे ही बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर के सभी लोग मुझे देखते हैं, टीवी के सभी लोग मुझसे बातें करते हैं, ये सारी क्रियाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसमें प्रतीकात्मकता का गुण भी आ जाता है। इसमें प्रतीकात्मक का गुण भी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो बच्चे के मस्तिष्क में प्रत्येक सामाजिक क्रिया का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य बन जाता है। जैसे एक बालक एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है तो उसे ये ज्ञात हो जाता है कि जिसके पंख होते हैं वह उड़ने लग जाता है। तो ये क्या है? उसने एक प्रतीक बना लिया। क्या बना लिया? एक प्रतीक बना लिया, इसीलिए इसे प्रतीकात्मकता का गुण भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और आप चाहते हो कि ऐसा ही विषय वस्तु हमें मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों नेक्स्ट चलते हैं, इस अवस्था के अंत तक बालक के विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान हो जाता है। दोस्तों तो ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान भी किस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है? कौन सी अवस्था है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक छोटा बड़ा कम अधिक लंबा चौड़ा आदि सीख जाता है, किंतु इस अवस्था में पलटालिका का अर्थात स्पष्टता का गुण उत्पन्न नहीं होता, ये नहीं पाई जाती।
साथियों ये हमारी दो अवस्था है। नेक्स्ट अवस्था है हमारी सक्रियात्मक अवस्था, इसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। इसका जो काल है, जीवन काल, वो 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है। इंग्लिश में इसे ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट इसका यही आता है कि ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जिसमें बालक करके सीखने पर प्रारंभ कर देता है। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, LARNING, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य इस अवस्था के अंतर्गत कर देता है। इसमें बालक क्या होता है कि जो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर क्रिया करने लग जाता है, इसीलिए इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। जबकि वैचारिक उदय की अवस्था बात करें तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट, बालक अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर क्रिया करने का एक निश्चित नियम बना लेता है, इसीलिए इसे नियमीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। तो पॉइंट अगर प्रश्न आ जाए कि नियमीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, इस अवस्था में बालक अपने विचारों को मूर्त रूप देता है। कैसा रूप देता है? मूर्त रूप देता है। और अतः इस अवस्था को मूर्त चिंतन का गुण भी पाया जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में विचार करना आरंभ कर देता है और वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में एक तार्किक रूप से विचार करता है, इसीलिए इसे तार्किक रूप से विचारने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में एक बालक में पलटा लिखा का गुण पाया जाता है, अर्थात स्पष्टता उसके अंतर्गत आ जाती है और वह अपनी ज्यामितीय आकृतियों को मध्य अपना अंतर स्पष्ट कर लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बालक के सामने वर्ग और आयत का एक आकृति बना दी जाती है तो उनमें वो अंतर कर लेता है, अर्थात उसमें जो स्पष्टता का भाव होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वह विकसित होने लग जाती है और वह उनमें अंतर करने लग जाता है। बालक को सिक्कों, रुपयों आदि की पहचान इस अवस्था के अंतर्गत हो जाती है। इस अवस्था में बालक 3 प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों ये शानदार है, इम्पोर्टेंट है कि श्रृंखलाबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिरूपीकरण है, ये 3 बिंदु इस अवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत की लास्ट अवस्था इन्होंने दी है। इंग्लिश में इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। समय सीमा इसकी 11 से 18 वर्ष है। दोस्तों इस अवस्था में इन्होंने बताया कि ये संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है, ये तो आपको पता ही है। इस अवस्था में 2 प्रमुख क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और वो 2 क्षमताएं कौन कौन सी? एक तर्क क्षमता और एक चिंतन क्षमता। जी दोस्तों, इसमें जो बालक होता है जैसे जैसे अपनी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता जैसी प्रक्रियाओं का उत्पन्न हो जाता है। एक बालक अपनी समस्याओं के प्रति अमूर्त व तार्किक चिंतन करने लग जाता है, अर्थात जो समस्या उसे दिखती नहीं है, उन्हें भी वह तर्क चिंतन करके हल कर लेता है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो कल्पना शक्ति है उसका विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक को विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं एवं सामाजिक भौतिक पर्यावरण परिवर्तनों का ज्ञान भी हो जाता है और इस अवस्था में एक बालक को संप्रत्यय अर्थात उसके कंसेप्ट का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अर्थात एक बालक समाज के प्रति बच्चे के मस्तिष्क में जो अवधारणाएं बनी होती हैं वह सब स्पष्ट हो जाती हैं। कहने का भाव यही है कि जो बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वह वैचारिक प्रक्रिया, तर्क चिंतन, अमूर्त जो आदि क्षमताएं होती हैं उनके अंदर विकसित हो जाती हैं और वह कल्पना करने लग जाता है। इस अवस्था में आते बालक में सामाजिक नैतिक नियमों का पालन करने लग जाता है और धीरे धीरे स्वयं कुछ न कुछ सामाजिक व नैतिक नियमों का निर्माण करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक एक सामाजिकता का भाव प्रकट करने लग जाता है, समाज की स्वीकृति भी इसमें चाहता है साथियों और विधायिकता की प्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़े तो इस अवस्था के अंत तक बालक में सर्वप्रमुख INRC समूह गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इनको देखते हैं कि जो INRC क्या है। तो आई का अर्थ होता है आइडेंटिफाई अर्थात पहचान करना या तादात्म्यकरण करना। होता क्या है साथियों कि एक बालक होता है अपनी किशोरावस्था या औपचारिक स्टेज में पहुंचता है तो वह अपने पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट है कि नेगेशन अर्थात निषेध करना, किसी भी विषय वस्तु के बारे में वह
उसकी निषेधता को भी प्रकट करता है। और रिसिप्रोकल अर्थात पारस्परिकता, और सी से बनता है हमारा कोरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात सहसंबंधता का परिवर्तन। तो ये अवस्था है, इस अवस्था में उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नेक और आगे चलते हैं तो इन्होंने बताया है कि एक नोट है, जीन पियाजे ने अपने एक बच्चे पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अर्थात तीसरी अवस्था का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने एक ही बच्चे पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास की दूसरी और तीसरी अवस्था का प्रतिपादन किया। अतः इन दोनों अवस्थाओं को सामूहिक रूप से एक अन्य नाम दिया जिसे स्थूल विकास की अवस्था या स्थूल बुद्धि विकास की अवस्था भी कहा जाता है, जिसका जो समय सीमा है वो 2 से 11 वर्ष मानी जाती है। साथियों, ये था हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत, जो बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझा है। आप चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। और साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हम बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे मैटर आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। आप बेचिंतित होकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, अन्य शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।